acknowledge? Okay, great. Thanks. So, good morning, everyone. I hope all of you are healthy and safe. So, can I get a hi from all of you so that I should know that everybody is physically present here? सिर्फ सेशन ऑन करके नहीं जाना ना, थोड़ा सा एक बारी सब इंटरेक्ट करो. Great response, guys. Great response. Thanks a lot. So, guys, MTC is back again with another session, and this is the very first session of year 2022, and this is on basics of cloud computing. So today we have students from other colleges than UPS also. So who do not know about MTC, guys, MTC, that is Microsoft Technical Community, is a student chapter in UPS that conducts events on technology, different technologies that are in demand in the market. Okay. So I hope everybody is comfortable in Hindi also. Can you please acknowledge for this also? सब हिंदी में comfortable है ना? Okay, thanks. कोई ऐसा है कि जिसको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो कोई? ओके, ग्रेट. क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन सही हो जाता है ना. ठीक है. सो देखो, आज का टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों सेलेक्ट करा, इसके कुछ मेजर रीजंस हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग टुडे हैज बिकम वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज, widely used technologies in the world. It is used by every IT industry, every tech hub, and also startups and small organizations, NGOs also have also started using this cloud computing concepts because of its certain benefits. इसके कुछ अपने benefits हैं जिसकी वजह से इतना widely spread हुआ है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग को इवॉल्व हुए हुए, बट बहुत लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया है. सो उसके कुछ रीजंस हैं दैट विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेशन टुडे. और अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव व्यू से बात करें आपके, तो जो भी फर्स्ट ईयर में है, डाटा जिनको नेक्स्ट ईयर में अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है या किसी कोर फील्ड में पर्टिकुलरली जाना है, तो उनको बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का एक आइडिया हो जाएगा कि होती क्या है. ठीक है. और जो सेकंड या थर्ड ईयर में है, जिन्होंने CCVT सेलेक्ट कर ली है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग सेलेक्ट कर ली है, या और कॉलेजेस में जो अपनी किसी पर्टिकुलर कोर फील्ड में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी कोर फील्ड में वर्क कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज डिफरेंट टेक्निकल कंसेप्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग टुडे. जब मैंने बोला कि इतने लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, हर एक टेक इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो उनका डेटा भी इसी में क्लाउड में स्टोर हो रहा है. तो उस इतने बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए. सो डेटा एनालिस्ट की नीड पड़ती है. अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी जिनके पास किसी कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा. अब उस डेटा को सिक्योर रखना उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड में सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए, हैकर्स वगैरह सबको चाहिए. साथ में अगर आप AI/ML पढ़ रहे हो, तो different AI technologies are also being introduced in the cloud today. AI bots क्रिएट करे जाते हैं, बहुत सारी AI और ML टेक्निक्स क्रिएट करी जा रही हैं. और अगर आप डेवलपर हो, आप DevOps पढ़ रहे हो, तो वो तो बेसिक नीड है ही किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की. कोई भी मॉडल हो, कुछ भी हो, तो डेवलपर की नीड तो है ही. तो आप CS रिलेटेड, मतलब कोई भी आप चीज की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप हो, क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक नॉलेज होना विल बी वेरी गुड इन द, if we see in the view of placements. क्योंकि अगर कोई भी क्लाउड बेस्ड कंपनी आएगी, तो उसको पता होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में मास्टर हो, जैसे आप DevOps में मास्टर हो, साथ में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की भी नॉलेज है. सो दिस विल बी वेरी गुड. ओके, सो आई होप दैट वी शुड स्टार्ट द सेशन नाउ. सो द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्लाउड. जब हम बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड होता क्या है. Then we would be going to cloud computing. Cloud computing पढ़ेंगे by comparing it to the traditional computing techniques. मतलब cloud computing क्यों evolve हुई, क्यों इसका use इतना widely spread हुआ, वो we will be learning about that. Then we would be going to characteristics of cloud, and then service models. क्योंकि जब इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो सबकी नीड अलग अलग होगी, तो उसके लिए हम सर्विस और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पढ़ते हैं. कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, दैट विल बी लर्निंग टुडे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग सम, लर्निंग सम हैंड्स ऑन, कि आप सर्टिफिकेशंस वगैरह या क्लाउड में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो. वो एक इंटरेक्शन होगा बेसिकली. ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज क्लाउड. सो क्लाउड इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिफाइन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सर्वर्स. मतलब क्लाउड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बेसिकली एक वर्चुअल स्पेस है जिसमें अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे नेटवर्क्स डिप्लॉय करे गए हैं उस क्लाउड के अंदर, और उन सबको आपस में कनेक्ट किया गया है वाया इंटरनेट, वाया IP एड्रेसेस,
in such a way that they perform as an ecosystem. मतलब वो सारे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक पूरे सिस्टम की तरह वर्क करते हैं. जैसे कि AWS, दैट इज Amazon Web Services, ये एक लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है. इसकी तरह और भी हैं, दैट वुड बी डिस्कसिंग. तो AWS के जितने भी सर्वर्स डिप्लॉय हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, वो सब यूनिक फंक्शन उनके परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग सबके काम हैं, बट वो आपस में कनेक्टेड हैं और एक AWS सर्वर की तरह काम करते हैं कि ये सारे सर्वर जितने भी हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये सब AWS के हैं. सो वो कनेक्टेड है आपस में. सो आई होप व्हाट इज क्लाउड इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो, बेसिकली अगर मेरे को कोई अपनी वेबसाइट या वेब ऐप होस्ट करना है, तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक नीड टू होस्ट अ वेबसाइट. मतलब मेरे पास कोड रेडी है, मेरे को वेबसाइट होस्ट करनी है. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक नीड टू होस्ट अ वेबसाइट. अमन, डोमेन एंड दैट थिंग इज रेडी विद मी. मतलब मेरे पास डोमेन है, मेरे पास सब कुछ है. यस, बिल्कुल श्लोक, इट इज राइट. यू नीड अ सर्वर. सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक आएगा वो तो हैंडल सर्वर ही करेगा ना. तो मैंने वेबसाइट होस्ट करनी है, मैंने सर्वर्स खरीद लिए, मैं सर्वर बेस्ड कंपनी के पास गया, मैंने उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करा और सर्वर्स खरीद लिए. अब सर्वर्स खरीदने के बाद मेरे को उन सर्वर्स को मैनेज करना होगा, क्योंकि जो उनके ऊपर ट्रैफिक आएगा वो उसको मैनेज करेंगे, तो उसके लिए लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसके लिए फिर पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद जब मैं किसी भी जो भी मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा, और मैं किसी भी कस्टमर का या कंज्यूमर का या बोल सकते हैं किसी भी क्लाइंट का अगर मैं डेटा स्टोर करा रहा हूँ, तो टू कीप दैट डाटा सिक्योर्ड इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस डेटा को सिक्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो उसके लिए सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स मेरे को यूज करने पड़ेंगे. ठीक है. जो CCBD वाले हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आता है 5th सेमेस्टर में, दैट इज क्लाउड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट. उसमें आपकी क्लाउड की सारी सिक्योरिटी कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, सारे सिक्योरिटी कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं क्लाउड के अंदर टू मेंटेन द सिक्योरिटी, टू एनहांस द सिक्योरिटी. एंड वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इज SSL, दैट इज सिक्योर्ड सॉकेट लेयर. एक बहुत कॉमनली यूज IT प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो यूज होता है. तो मेरे को अब अपने सर्वर्स में सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स भी इंट्रोड्यूस कराने हैं. सो उसके लिए भी कॉस्ट जाएगी, पर्टिकुलर टेक्नीशियंस हायर करने होंगे. ठीक है. एंड एट लास्ट सब कुछ होस्ट हो गया, सारे सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स भी सब कुछ हो गया, वेबसाइट सही चल रही है, कोई सर्वर फेल होता है एट अ टाइम, तो उस सर्वर की रिप्लेसिंग कॉस्ट भी मेरी है ना. उस सर्वर को अगर सर्वर फेल होता है, तो बेसिकली मेरे कस्टमर्स को डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा, जो इस 4G वेब 4.0 के एरा में कोई नहीं चाहता कि अगर उसके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो कोई उसको डाउन टाइम फेस करना पड़े. सो इट वुड बी अ नेगेटिव फीडबैक फॉर माय स्टार्टअप या फॉर माय वेबसाइट, है ना. सो इसी चीज को ओवरकम करा है क्लाउड कंप्यूटिंग ने, कि हमने पैसा भी खर्च करा और सारी टेंशन भी हमारी है उसके बाद. सो आई एम आई वुड नॉट बी एबल टू फोकस मोर टू अचीव माई बिजनेस गोल्स, है ना, क्योंकि उन सब चीजों में ही टाइम लग जा रहा है. तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ने. बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बोलता है कि इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, टू मैनेज एंड टू प्रोसेस डेटा रेदर देन ऑफ लोकल सर्वर्स. मतलब हम लोग किसी थर्ड पार्टी ने या किसी एक कंपनी ने सर्वर्स खरीदे हुए हैं, उनको क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, दैट वी विल बी लर्निंग टुडे आल्सो. तो उसने सर्वर्स और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करा हुआ है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, हम उनको यूज कर रहे हैं वाया इंटरनेट टू स्टोर आवर डेटा, टू मैनेज एंड टू प्रोसेस आवर डेटा, rather देन बाइंग ऑफ लोकल सर्वर्स. हम लोकल सर्वर्स नहीं खरीद रहे, सिर्फ उन रिमोट सर्वर्स को यूज कर रहे हैं. इसका फायदा क्या है कि जो भी सारी हेडेक है, हमने सिर्फ पैसा पे कर दिया एक बार, और उसके बाद जो भी सारी हेडेक है सर्वर्स को मैनेज करने की, सिक्योरिटी को एनहांस करने की या सर्वर रिप्लेसमेंट करने की ऑन द टाइम ऑफ फेलियर, वो सारी क्लाउड वेंडर के हाथ में, या फिर जिससे हमने क्लाउड लिया है, जिसके सर्वर्स हम यूज कर रहे हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो हमने पैसे पे करे, बट उसके बाद हमें टाइम है, वी कैन फोकस मोर टू अचीव आवर बिजनेस गोल्स. सो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल है, बहुत कॉमनली यूज होता है, कि मान लो एक सर्विस मैन है ना. अब उसकी पोस्टिंग हर तीसरे महीने किसी और सिटी में होती है, हम ये मान लेते हैं. जैसे मान लो अभी वो दिल्ली में, 3 महीने बाद कलकत्ता जाएगा, फिर बॉम्बे जाएगा. तो अभी जब वो दिल्ली में है, तो उसके पास दो चीजें हो सकती हैं, दो कंडीशन अराइज होती हैं यहाँ पे,
कि या तो यहाँ पे वो घर ले ले, जहां भी जिस भी सिटी में जाए घर खरीद ले, इफ वी कैन अफोर्ड इट, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसी कंडीशन में देखो क्या होगा, उसने घर खरीदा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करा, या हम बोल सकते हैं क्लाउड वेंडर से हमने सर्वर्स खरीदे, जो भी सर्वर बेस्ड कंपनी है, उससे हमने सर्वर खरीद लिए। उसके बाद उस घर को सारा मैनेज करने की टेंशन उसकी है, जितनी भी टेंशन होगी सब उसकी होगी। और एट लास्ट जब वो वहां से जाएगा, तो उसको उस घर को सेल आउट भी करना होगा, है ना। अब वो उस टाइम पे सेल आउट होता है या नहीं होता, उसके बाद भी उसको हाउस टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि वो यूज नहीं कर रहा उस घर को। मतलब आप यूज नहीं कर रहे, तब भी आप पे कर रहे हो। तो देखा जाए तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ मनी नहीं है। इसी चीज को अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल से देखें, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो जिस भी सिटी में जाता है वहां पे फ्लैट रेंट पे ले ले। जैसे वो दिल्ली में है, तो उसने वहां पे एक फ्लैट रेंट पे ले लिया, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, फर्निश या नॉन फर्निश जो भी उसको चाहिए, उसने नीड एक फ्लैट रेंट पे लिया या एक घर रेंट पे लिया। और उसके बाद वो उस घर में रहेगा, वो ओनर को बोल देगा कि मेरे को सिर्फ 90 डेज के लिए फ्लैट चाहिए, उतने ही दिन के लिए वो पे करेगा, और उसके बाद खाली करके चला जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव यूज ऑफ मनी हो रहा है बेसिकली, कि जितना तुम यूज कर रहे हो उतना ही तुम पे करो। तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है, कि इट इज अ पे एज यू गो मॉडल। जितना पे करो यूज कर रहे हो, उतना ही तुम्हें सिर्फ पे करना है। या हम बोल सकते हैं कि हम सर्वर्स को रेंट के ऊपर यूज करते हैं, रिसोर्सेज को रेंट के ऊपर यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंट देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि हम पहले तो सिर्फ एनुअली या मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल्स अवेलेबल थे, बट आजकल AWS और आपके एज्योर में आपके पास आर्ली सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी हैं, कि आप कुछ 2-3 घंटे के लिए कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो, सिर्फ उसके लिए भी पे कर सकते हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। सो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत वाइडली यूज हो रहा है। So I hope the cloud computing basic concept is clear to all. Can you please acknowledge? Yeah, exactly. हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म ऐसे ही वर्क करता है, AWS, Azure, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, VMware का, IBM, जो भी क्लाउड्स हैं, बहुत सारे क्लाउड्स अवेलेबल हैं, वो सारे ही ऐसे वर्क करते हैं। So is the concept clear? Please acknowledge, guys. Okay, great, great. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो साथ साथ बोल दो, हाथ के हाथ क्लियर कर लेंगे। बिकॉज आगे हम सर्विस मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उससे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, जिनकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग इतना यूज हो रहा है। फर्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे होती है। जब हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव यूज ऑफ मनी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो वो क्यों हो रहा है। देखो, हमने फर्स्ट केस देखा था कि जब हमने अपनी वेबसाइट को या वेब ऐप को होस्ट करने के लिए सर्वर्स खरीदे थे, है ना। अब सर्वर्स खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट सोचना पड़ेगा हम लोगों को पहले से ही, कि इतने ट्रैफिक को हैंडल करने वाला सर्वर खरीदना है। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो, तो आप सोचते हो ना कि मेरे को यार इतनी स्टोरेज चाहिए, ये प्रोसेसर चाहिए और ये स्क्रीन साइज चाहिए। तो ऐसे ही सर्वर को खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट सोचना पड़ता है, कि हमने इतने ट्रैफिक को हैंडल करने वाला सर्वर खरीदना है। तो मान लो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एक नंबर ले लिया कि 100 रिक्वेस्ट को एक बार में हैंडल करने वाला सर्वर मुझे खरीदना है। मैंने मान लिया कि इससे ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगा एक बार में। मैंने सर्वर बेस्ड कंपनी के पास गया, उसको मैंने पैसे दिए और खरीद लिया उतना कैपेसिटी का सर्वर। अब होता क्या है कि मेरी वेबसाइट पे होस्ट हो गई, सर्वर वगैरह सब सही काम कर रहा है। उसके बाद मेरी वेबसाइट पे 110 का ट्रैफिक आ गया, ये 110 रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, ये मान लो। तो होगा क्या, सर्वर फेल कर जाएगा सिंपली, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। तो सर्वर फेल कर जाएगा, या फिर कस्टमर को वेट टाइम फेस करना पड़ेगा। तो वो भी एक, इट्स अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट। सो होगा क्या कि सर्वर फेल करेगा, फिर मेरे को उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, कि मेरी वेबसाइट पे 100 का ट्रैफिक आए ही ना, वो उससे लेस ही है, मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो रीच ना हो, या जितना मैंने पे करा है उतना रिसोर्सेज मैं यूज ही ना कर पाऊँ, मतलब 40-50 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मैंने पे 100 के लिए करा है और यूज कम कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ मनी नहीं होता। हम पे ज्यादा के लिए कर रहे हैं, यूज कम कर रहे हैं। तो इसी चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरकम करती है। सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। जैसे करंटली मैं इस टाइम एज्योर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को एज्योर पे सिर्फ अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है। उसके बाद जितने भी
सर्वर्स चाहिए होंगे, जितने भी सर्वर्स की नीड होगी अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, क्लाउड वेंडर ऑटोमेटिकली ही मेरी वेबसाइट पर उतने सर्वर्स एलोकेट कर देगा। मान लो इस टाइम 100 रिक्वेस्ट आ रही है, तो 100 रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला सर्वर एलोकेट हो जाएगा, और उससे ज्यादा इंक्रीज होंगी तो कुछ सर्वर्स और आएंगे, वो पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, और जब वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड हो जाएंगी, उनका काम पूरा हो जाएगा, तो वो सर्वर शट डाउन हो जाएंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि वो सर्वर्स के बाद शट डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली मैंने जो ये इंक्रीज वाला पार्ट है, जिस टाइम सर्वर्स एक्टिव, ज्यादा सर्वर्स एक्टिव हुए हैं उतने ही टाइम के लिए सिर्फ मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद वो शट डाउन हो जा रहे हैं, तो उस टाइम के लिए मुझे कुछ पे नहीं करना। और जिस टाइम कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता, उस टाइम बहुत मिनिमल चार्जेस पे करने होते हैं, सारे सर्वर शट डाउन हो जाते हैं। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है लोड बैलेंसर का, हम उसके बाद समझेंगे। सो ये इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन होती है, क्योंकि हाईली स्केलेबल होता है, जो नीचे एक कैरेक्टरिस्टिक है हाईली स्केलेबल, कि अपने आप ही स्केल अप या स्केल डाउन सर्वर्स या रिसोर्सेज, जिस भी चीज की नीड है वो हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्लाउड मॉडल्स के अंदर। सो कॉस्ट रिडक्शन क्लियर है? So we should, so would be doing this response thing with the help of APIs, right? या APIs की हेल्प होती है इस चीज में, बट अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि होता क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्यों होती है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाया। ओके। सो मैंने टर्म बोली थी लोड बैलेंसर, ये क्लाउड, ये मतलब CS के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको भी लोड, आप लोगों को पता भी होगा लोड बैलेंसर, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। अगर जिसको नहीं भी पता, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो लोड बैलेंसर होता क्या है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरीके से आप ये मान लो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर कह लो उसको, जो कि क्लाउड पे डिप्लॉय किया गया है वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से। ये करता क्या है, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उनको डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर एलोकेट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जितने भी सर्वर्स हैं उनके ऊपर उसने रिक्वेस्ट को एलोकेट करा, रिक्वेस्ट उनके ऊपर ट्रांसफर कर दी, और अगर किसी भी टाइम कोई सर्वर फेल हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही कॉल जनरेट करता है सिस्टम के अंदर क्लाउड वेंडर के पास, कि ये सर्वर फेल हो गया है, इसकी जगह एक नया सर्वर एलोकेट कर दिया जाए। एक नया सर्वर आता है और उसके ऊपर रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देता है लोड बैलेंसर, और उसके बाद सर्वर्स को शट डाउन करता है। सो ये बेसिकली एक लोड बैलेंसर का काम होता है, और इसके बिना क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्वर्स ही एलोकेट नहीं होंगे अगर लोड बैलेंसर नहीं होगा तो। ओके। नेक्स्ट इज डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, वो कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है, मैं किसी भी डिवाइस में अपना पोर्टल खोल सकता हूँ और अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट इज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। सिर्फ यही दो चीजें चाहिए, मैं किसी भी लोकेशन पे हूँ, आई कैन बी इन बांग्लादेश, यूके, यूएस और इंडिया, किसी भी टाइम पे किसी भी लोकेशन में मैं सेम चीज हैंडल कर सकता हूँ, सेम वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ, सेम टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके। सो इट इज लोकेशन इंडिपेंडेंट। गाइस आप ना एक पेन पेपर लेके बैठो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनको नोट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी कभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ोगे, तो सिर्फ ये चीजें पढ़ोगे तो सारी थ्योरी याद आ जाएगी अपने आप, और जब आप आगे प्रैक्टिकल करोगे तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत क्लियर होने जरूरी है। तो एक पेन पेपर लेके बैठना। ओके। सो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री से मतलब क्या है, देखो जब हमने डिस्कस करा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाउड वेंडर के पास होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब कुछ मैनेज करना, सर्वर को मैनेज करना, सर्वर रिप्लेसमेंट करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। हमें सिर्फ अपनी सर्विसेज लेनी है, पैसे पे करने हैं। सो इट इज मेंटेनेंस फ्री फॉर अस, है ना, हमारे लिए मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली सिर्फ जाना है, पोर्टल खोलना है, सर्विसेज यूज करनी है, अपनी वेबसाइट या किसी भी चीज जो आप कर रहे हो उस पर काम करना है और बंद कर देना है, और बाद में उनको पे करना है अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेक्स्ट इज हाईली स्केलेबल। सो वो हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा कि रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली ही स्केल अप या स्केल डाउन हो सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द फीचर दैट व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज वाइडली यूज्ड। सो इट इज हाईली स्केलेबल, आप रिसोर्सेज कभी भी स्केल अप या स्केल डाउन करा सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सिक्योर्ड। जो देखो क्लाउड इतना सिक्योर्ड है कि जो एटलीस्ट जो लीस्ट सिक्योर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, जिसकी सिक्योरिटी सबसे कम मानी जाती है, वो भी इतना सिक्योर्ड है कि हम लोगों को टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, हमारे डेटा में कोई मतलब रिस्क नहीं है ऐसा। देखो टेक्निकल कोई टेक्नोलॉजी है तो फ्लॉ कहीं ना कहीं होते ही है, बट उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीड्स डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कैटेगराइज करे गए हैं कि आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए। और जो सबसे लीज, ये मान लो जो सबसे लीज सिक्योर्ड है वो भी सिक्योर्ड है, आपका डेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
So are the characteristics clear? नहीं, देखो यही चीज क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली होती है सार्थक, दैट इफ द सर्वर्स गेट शट डाउन, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्वर शट डाउन होते ही नया सर्वर एलोकेट हो जाता है बेसिकली। शट आपको डाउन टाइम फेस ही नहीं करना पड़ता, यही इसका लोड बैलेंसर जो है ना वो यही काम करता है कि उसको वो ऑटोमेटिकली, ये बहुत स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें नया सर्वर एलोकेट हो जाता है, क्योंकि उनके पास सर्वर्स रेडी है, उनको सिर्फ उस सर्वर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है। दैट इज अराउंड मिनिमल सेकंड्स में हो जाता है वो काम। ठीक है, सो उसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर डाउन टाइम फेस ही करना पड़ता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फायदा क्या होता है? हाँ, ऑल दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, सब कुछ अपने आप होता है, कुछ नहीं करना होता हमें, लेबर को कुछ नहीं करना होता, बेसिकली सब चीजें ऑटोमेटेड होती है अपने आप। एनी मोर डाउट? सो उसके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक्स। सो देखो, नेक्स्ट इज सर्विस मॉडल्स। देखो अब जब इतने सारे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, हमने ये चीज पढ़ी, तो सभी की अलग अलग नीड्स होंगी, है ना? अब मान लो मैं एक नया क्लाउड यूजर हूँ, मेरे को क्लाउड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है इतनी, मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना है, तो मुझे नहीं पता होगा ना मुझे कौन सी सर्विस यूज करनी है। तो अगर हम जितनी भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कुछ कैटेगराइज कर दें अलग अलग, कोई भी हम लोग कैटेगराइज कर दें उनको किसी भी चीज के अकॉर्डिंग, कि हाँ इस वाली सर्विस में ये वाली सर्विसेज है सारी, इस वाली सर्विसेज में ये वाली सारी सर्विसेज आएंगी, तो मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू गो फर्दर, है ना, टू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं तीनों सर्विसेज पढ़ूंगा, उनके बारे में पढ़ूंगा और समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे को ये वाला काम है, तो मेरे को ये सर्विसेज यूज करनी चाहिए। तो इसीलिए तीन मेजर सर्विसेज कैटेगराइज्ड हैं, दैट इज एसएएस, पीएएस एंड आईएएस। फर्स्ट इज एसएएस, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो अगर हम इसको बोले तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है कि सॉफ्टवेयर को एक सर्विस की तरह यूज कर रहे हैं या एप्लीकेशन को एक सर्विस की तरह यूज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट वाया अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। मतलब इट इज अ वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट वाया अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है कि मान लो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं इस टाइम, तो मेरे को कोई किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है या नॉलेज करनी है या मेरे को थोड़ा काम करना है, एक सेमेस्टर के लिए मेरे को उसमें कुछ काम करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की काफी कॉस्टली है, तो मैं नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो होगा क्या, मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, क्लाउड वेंडर ने वो सॉफ्टवेयर अपनी क्लाउड के ऊपर होस्ट कर रखा है, मैं सिंपली उसको रेंट पे यूज कर लूंगा, वो मेरे को, मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसको मैं कुछ रेंट पे करूंगा, एक अमाउंट होता है जो ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ेगा, और मैं उस सॉफ्टवेयर को जितने दिन मेरे को यूज करना है उतने दिन यूज कर लूंगा। सो एज कंपेयर टू फर्स्ट केस ये मेरे को थोड़ा सा रीजनेबल रेट में पड़ जाएगा, रीजनेबल रेट में मेरे को ये चीज मिल जाएगी, है ना? सो होता क्या है कि जितनी भी मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर की, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसकी मेंटेनेंस, मतलब जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको नहीं करने, वो आपको क्लाउड वेंडर खुद ही करके देगा। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस एंड हार्डवेयर की मेंटेनेंस आर डन बाय द क्लाउड वेंडर ओनली। और जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दैट इज कि देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन योर डिवाइस। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसको आपको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, वहां पे डिप्लॉय किया गया है, आपको सिर्फ लाइसेंस की एंटर करके उस आप सीधे सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में अपना कुछ भी रन कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक है एसएएस का, एंड दिस इज जनरली यूज्ड बाय एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन है? आप और मैं एंड यूजर्स हैं जिनको बेसिकली टेक्निकल नॉलेज नहीं है उतनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें बैक एंड से कोई मतलब नहीं है, कि कुछ भी जो पीछे हो रहा है काम, हमें सिर्फ फ्रंट एंड से मतलब है। बैक एंड में क्या हो रहा है कि मेरे को कौन से सर्वर्स एलोकेट हो रहे हैं, या कौन मेरे को सर्वर्स एलोकेट कर रहा है, किस टाइप की सर्वर्स है, मेरे को उस चीज से क्या लेना देना, मेरे को तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये सर्वर, मेरे को ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, इसकी लाइसेंस की मिल गई और मेरे को एक एनवायरनमेंट मिल गया जिसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ, जो भी मेरे को सर्विस सीखनी है वो मैं कर सकता हूँ। फ्रंट एंड से मतलब है। सो यही एंड यूजर्स होते हैं, आप और मैं एंड यूजर्स हैं। सो बेसिकली एंड यूजर्स यूज एस सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक हमने इसके देख लिए कि इट मेक्स द सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, software application is maintained by the cloud vendor,
कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि पे एज यू गो मॉडल है, तो ये तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो आना ही आना है। और जो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है, अगर हम क्लाउड वेंडर की तरफ से देखें कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज SAS वर्क्स ऑन मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको नोट कर लेना। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन अ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक क्लाइंट, एक से ज्यादा क्लाइंट एक टाइम पे सेम सर्विस यूज कर सकते हैं या सेम रिसोर्स यूज कर सकते हैं। मतलब क्लाउड वेंडर ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको डिप्लॉय कर दिया, अब एक सिंगल टाइम पे ही बहुत सारे क्लाइंट्स उसको यूज कर सकते हैं आपस में, वो सबको लाइसेंस के प्रोवाइड कर देंगे और सब ही उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज SAS, इट इज मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर बेस्ड। ठीक है, बेनिफिट्स हो गए कि इफेक्टिव यूज ऑफ मनी, इफेक्टिव यूज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस और मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, ये इसका बेनिफिट भी है एक तरीके से। और ऑटोमेटिकली आपको अपडेट्स मिल जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर के, आपको उसकी कोई हेडेक नहीं है। एंड सबसे सरप्राइजिंग क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर एज सर्विस बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है पता है? जीमेल इसका एग्जांपल है, ड्राइव इसका एग्जांपल है, जो आप यूज करते हो। गूगल एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सब कुछ क्लाउड के ऊपर बना हुआ है। उसने क्या करा, कुछ सर्विसेज SAS पार्ट में जैसे कि ड्राइव या आपको जीमेल उसने दे दी, डिप्लॉय कर दी। आपको ड्राइव, आप लोग अपने डिवाइस में इंस्टॉल थोड़ी ना करते हो ड्राइव का कोई सॉफ्टवेयर, आप नॉर्मली गूगल पे जाते हो और ड्राइव को आपको काम क्या है कि यू हैव टू स्टोर योर डाटा एंड यू कैन शेयर योर डाटा वाया द लिंक यूजिंग द ईमेल आईडीज एंड यूजिंग द अदर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, आप यूज कर सकते हो। बैकएंड से आपको कोई मतलब नहीं है। सो ड्रॉपबॉक्स हो गया, या आपका जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, हाँ, ये सब SAS के एग्जांपल है। एक चीज और जो इसमें होती है, सबसे कम कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। जो भी बैकएंड में कुछ भी हो रहा है उसका कोई भी कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। इट ऑल द टास्क आर कंट्रोल्ड बाय द क्लाउड वेंडर। सो दिस इज SAS, सॉफ्टवेयर सर्विस। इज द पार्ट क्लियर? देखो सही बिग डेटा में भी यूज होता है। देखो ये हर बिग डेटा, तो बेसिकली देखो मैंने क्या कहा था कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा स्टोर करा रहे हैं हर कोई अपना, तो बिग डेटा तो यूज होना ही होना है। बिग डेटा क्यों यूज होगा? क्योंकि आप लोग, बिग डेटा वालों का काम क्या होता है, आप लोग क्या पढ़ते हो, डेटा को कैसे हैंडल करना है, आप लोग ये पढ़ते हो ना। सो इस क्लाउड के ऊपर तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, सो उसको तो हैंडल बिग डेटा वालों को ही करना है। सो अगर आपको बिग डेटा के साथ साथ क्लाउड की भी नॉलेज होगी, सो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो तुम्हें को थोड़ा सा बता देना, आई कैन स्लो डाउन द पेस ऑल्सो। सो अगर सेशन थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्सटेंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेस फास्ट लग रहा हो तो अभी बता दो। ठीक, मतलब पेस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे इज क्लियर। देखो अब जब हमने देखा कि SAS में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब एंड यूजर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है। सो जब हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, दैट इज PaaS। सो मतलब कुछ कंट्रोल हमारे पास होगा। अगर हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो कुछ कंट्रोल हमारे पास होगा। वही वो ये होता है कि दिस सर्विस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड अ रन टाइम एनवायरनमेंट टू अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट। बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में होता क्या है, ये बेसिकली डेवलपर्स यूज करते हैं। क्योंकि फायदा क्या है उसका उनको, कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें वो अपनी एप्लीकेशंस या सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, और उस एनवायरमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं उसको, उसका कंट्रोल डेवलपर्स के पास होता है। बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। बेसिकली यही, इसलिए ही डेवलपर्स PaaS को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको सर्वर्स वगैरह कुछ खरीदने नहीं पड़ते। सारे सर्वर्स मैनेज हर कोई क्लाउड वेंडर करके देगा, सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा आपको। OS आप चूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। OS आप PaaS में यूज चूज नहीं कर सकते। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज चाहे लिनक्स, आपको जो भी मिलेगा आपको वो यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो इन्वायरमेंट है उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बस। उनको कस्टमाइज नहीं कर सकते, बेसिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं कि उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इट ऑफर्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स टू द बिल्डर्स। बहुत ह्यूज वैरायटी है
टूल्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए। सो काफी इजी कर देता है डेवलपमेंट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जो क्लाउड वेंडर होगा उसने PaaS सर्विसेज मतलब जितने भी टूल्स हैं उनको होस्ट कर रखा है, उनको डिप्लॉय कर रखा है क्लाउड के ऊपर। सिर्फ क्लाइंट को पे करना है, मॉडल जो भी सब्सक्रिप्शन है वो खरीदना है और जाके वो अपनी डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इस केस में भी। मतलब जो भी आपका एक तरीके से आप देख सकते हो नेटवर्किंग वगैरह वाला पार्ट है या OS वाला पार्ट है, अंडरलाइन जो पार्ट जो पीछे बैकएंड हो रहा है उसमें अभी भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। सारा कंट्रोल जो भी करता है वो सब इसमें भी क्लाउड वेंडर ही करके देता है आपको। बस एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है डेवलपर्स के लिए, क्योंकि डेवलपर्स आएंगे तो वो SAS यूज नहीं करेंगे। अगर मतलब मैं कॉलेज का डेवलपर बनता हूँ तो मैं SAS यूज नहीं करूंगा, उसके बाद मैं PaaS यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ डेवलप करना है और मेरे को रन टाइम एनवायरनमेंट की सेटिंग्स चेंज करनी पड़ सकती हैं, तो मैं वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं PaaS यूज करूंगा, PaaS सर्विस यूज करूंगा। इसका एग्जांपल जो है आप देख सकते हो गूगल ऐप इंजन हो गया, इसके अंदर आपको गूगल डेव बिल्ड टूल्स मिलते हैं, डेवलपर बिल्ड टूल्स मिलते हैं आपको, सो वो PaaS सर्विस है। या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, पूरा एज्योर जो है वो आपका PaaS सर्विस की तरह वर्क करता है। आप जाके अपनी वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो, रन टाइम एनवायरनमेंट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे वो सब मैनेज करके देगा आपको क्लाउड वेंडर ही, उसकी भी कोई हेडेक नहीं है, सारे अपडेट्स मैनेज करके देगा इस केस में भी आपको। ठीक है, सो दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इज इट क्लियर? देखो अभी सारा थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, जब आप इसके बाद थ्योरी के बाद आप क्लाउड के अंदर आप क्लाउड को एक्सप्लोर करोगे, तो जब आप टेक्निकल कंसेप्ट खुद करोगे, जो भी आप चीजें क्रिएट करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पैस है, ये सैस है और ये IaaS है। आपको तीनों चीजें में खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, तो कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, ओके, सो पैस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव फर्दर, एंड देन नेक्स्ट इज IaaS। सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो देखो जब आप इसमें हमारे पास कंट्रोल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलती क्या है कि इट इज अ सर्विस, इज अ टाइप ऑफ सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट ऑफर्स एसेंशियल कंप्यूट स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड ऑन पे एज यू गो मॉडल। मतलब कि आपके पास आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है बेसिकली आपको, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कंट्रोल्स आपके पास होते हैं। जैसे कि पहला मेजर कंट्रोल आप OS सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज अंडरलाइंग OS। मतलब आपको विंडोज यूज करना है, लिनक्स यूज करना है या मैक यूज करना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा सिक्योरिटी मॉडल्स आप यूज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, काफी कुछ कंट्रोल मिल जाता है। IaaS सर्विस जो यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, बेसिकली ये प्रोफेशनल सर्विस है। मतलब जो एक हाई लेवल पे पहुंच गए हैं क्लाउड में, वो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और आपको IP एड्रेसेस वगैरह काफी चीजें इसमें प्रोवाइड कर जाती हैं, लोड बैलेंसर प्रोवाइड किया जाता है, इसमें लोड बैलेंसर के कंट्रोल्स होते हैं आपके पास, VLANs वर्चुअल नेटवर्क्स मिल जाते हैं, LANs मिल जाते हैं आपको, उसके कंट्रोल होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि AWS में एक सर्विस मिलती है EC2 नाम से, एक कंप्यूटिंग सर्विस है AWS के अंदर, EC2 दैट इज इलास्टिक कंप्यूटिंग सॉरी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, एक सर्विस मिलती है आपको। तो वो बेसिकली एक IaaS सर्विस है, उसके अंदर आप वर्चुअल सर्वर्स और वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बेसिकली वो एक IaaS सर्विस होती है। एग्जांपल इसका है IBM क्लाउड ले सकते हो आप, और ओरेकल क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर या गूगल क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो IaaS सर्विस की तरह काम करते हैं। कंट्रोल आपके पास काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस केस में, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझें, तो जैसे कि एक फ्लैट ओनर है और उसके पास एक नॉन फर्निश्ड फ्लैट है जो उसको रेंट पे देना है। उसने एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, दैट कैन बी कॉल्ड एज क्लाउड क्लाइंट, कि मेरे को इसको देना है। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई ना, फ्लैट ओनर क्लाउड वेंडर हो गया, जो लेने आया है वो हो गया क्लाउड क्लाइंट या क्लाउड कस्टमर। अब उसने नॉन फर्निश्ड फ्लैट रेंट पे ले लिया, तो उसने क्या करा, उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया सिर्फ। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें डिप्लॉय करनी है, क्या क्या चीजें यूज करनी है, वो सब उसके हाथ में है। कि जैसे उसको फ्लैट में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाने हैं, तो वो कौन सी कंपनी के लगाने हैं, तो वो खुद वो चीजें करेगा।
या कुछ भी चीजें मॉडिफाई करनी है घर में तो वो खुद कर सकता है। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होती है कि आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म मिल गया बेसिकली, उसको आप अपने हिसाब से कुछ कंट्रोल्स आपके पास जो होते हैं वो आप कर सकते हो। मतलब मेन काम क्या होता है ओएस का, आप ओएस सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अंडरलाइंग ओएस को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब अगर हम तीनों का कंपैरिजन देखें ना तो देखो होता क्या है, ये देखो आपके पास एसएस, ये एक डिफाइंड डायग्राम है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में होता क्या है कि सारी कंट्रोल, जो भी ग्रीन वाला पार्ट है वो वेंडर कंट्रोल करता है, तो सॉफ्टवेयर सर्विस में कुछ कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, सारे पार्ट सब कुछ क्लाउड वेंडर कंट्रोल करता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में एप्लीकेशन और डेटा वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो बेसिकली रन टाइम वाला पार्ट है ना एप्लीकेशन में, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन आईएएस रन टाइम, मिडलवेयर और ओएस तक वो हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग हमें क्लाउड वेंडर ही क्रिएट करके देगा, मतलब स्टोरेज जो भी है वो प्रोवाइड करेगा हमें वही, ये नेटवर्किंग सारे क्रिएट करके देगा वही, हम उसको मैनेज कर सकते हैं बस थोड़ा सा, और रन टाइम अगर हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो आर द ऑल थ्री सर्विस मॉडल क्लियर टू यू? तीनों की टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, तीनों के डिफरेंसेस क्लियर है? देखो ऐसे तो हम यूज करते हैं वो आ रहे हैं, जीमेल बहुत इजी एग्जांपल है, या ड्राइव बहुत इजी एग्जांपल है। पैस और पैस और आईएएस जो है ना, जब आप थोड़े से क्लाउड को एक्सप्लोर करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो उन्होंने क्लाउड कभी नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट नहीं है कॉम्प्लेक्स, हो जाएगा आराम से। आईएएस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लास्ट में जाके, बट अभी हमें वो यूज ही नहीं करना, वो तो कोई यूज नहीं करता हम लोगों से ज्यादा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। तो देखो अब जैसे हमने सर्विसेज कैटेगराइज करी है अलग अलग अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अब जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनकी बेसिकली सिक्योरिटी नीड भी तो अलग अलग होगी, कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करा रहा है कोई वेबसाइट या कोई भी जिसने क्लाउड यूज कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करा रहा है तो उसको ज्यादा सिक्योरिटी की नीड होगी। वो नहीं चाहेगा कि मेरे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कोई भी एक्सेस कर पाए आसानी से। तो उसी के लिए डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंट सिक्योरिटी नीड्स तीन मॉडल्स डिवाइडेड है, दैट इज फर्स्ट इज पब्लिक, नेक्स्ट इज प्राइवेट एंड देन इज हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग पब्लिक फर्स्ट। So a service provider makes resources such as applications and storage available to the general public over the internet। मतलब होता क्या है कि हर किसी के लिए सर्विसेज, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी सर्विसेज अवेलेबल है सारी। सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करना है, सब्सक्रिप्शन पे करना है, और सर्विसेज को हम कोई भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है बेसिकली। एंड यूजर ज्यादा यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड, लोग पब्लिक क्लाउड को, हम लोग जो है वो ज्यादा यूज करेंगे पब्लिक क्लाउड, कि अगर हमें कुछ सीखना है उसके लिए सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पब्लिक, जैसे हमने देखा था कि आईएएस की एक सर्विस है EC2, तो AWS ने उसको पब्लिकली अवेलेबल करा हुआ है कि उसको कोई भी यूज कर सकता है, मतलब अगर आप चाहते हो तो उसको सीख सकते हो पे करके के बाद। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो AWS के ऊपर डिप्लॉय की गई हैं पब्लिकली। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होगा, क्योंकि हर कोई इसको यूज कर पा रहा है सेम सर्विस को, तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। मनी का इफेक्टिव यूज है, इफेक्टिव यूज ऑफ मनी प्रोवाइड करता है। इनएक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्राइवेट एंड हाइब्रिड, क्योंकि जब क्लाउड वेंडर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर इसका, तो थोड़ा सा जब क्लाउड वेंडर को ये रीजनेबल पड़ता है तो वो हमें भी रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड करता है ये चीजें, है ना। सो इट इज इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर क्लाउड मॉडल्स। अगर इसका आर्किटेक्चर समझो तो होगा क्या बेसिकली, एक क्लाउड को अपने माइंड में इमेजिन करो, उस क्लाउड के अंदर कुछ सर्विसेज है, एक कंप्यूटिंग सर्विस मान लो, नेटवर्किंग सर्विस मान लो, और एक स्टोरेज सर्विस मान लो। ठीक है, उसको मैनेज कर रहा है कौन, एडमिन मैनेज कर रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर हम बोल सकते हैं क्लाउड वेंडर उनको मैनेज कर रहा है। ठीक है, दूसरी साइड कौन है, यूजर्स हैं, एंड यूजर्स, एक साइड से एंड यूजर्स कनेक्टेड है, जो कि एक टाइम पे एक साथ सर्विसेज यूज कर सकते हैं या यूज कर रहे हैं, और एक से ज्यादा यूजर्स एक सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम सर्विस कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द यूजर, डिफरेंट यूजर्स। सो यही इसका एडवांटेज है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। सारी सर्विसेज जो हैं वो मेंटेन करेगा क्लाउड वेंडर आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना, जैसे एसएएस में होता है ऐसे ही इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ आपको मैनेज करके देगा, सिर्फ आपको पैसे पे करने हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है,
कि लेस सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू प्राइवेट एंड हाइब्रिड, क्योंकि पब्लिकली सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इसको बेसिकली थोड़ा सा एक्सेस मिल जाता है हैकर्स के लिए, या जो आपके बेसिकली ये सब काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि सर्विसेज हर किसी के लिए अवेलेबल है, तो कोई भी उनको यूज कर सकता है ना, तो उनको एक्सेस मिल रहा है क्लाउड का। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज थोड़ा सा लेस कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू प्राइवेट एंड हाइब्रिड, क्योंकि जब देखो पैसे वो आपसे कम ले रहे हैं, तो सर्विसेज भी कुछ आपको कम प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बहुत कम कर सकते हो, बहुत कम सर्विसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा है वैसा ही यूज करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। सो दिस इज पब्लिक क्लाउड, ऑल अबाउट पब्लिक क्लाउड, ज्यादा कोई मेजर नहीं है, मतलब आपका AWS ने आपको पब्लिकली दे रखा है क्लाउड, आप जाके यूज कर सकते हो। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा आगे, जब हम सारे थ्योरी क्लियर कर लेंगे, तो थोड़ा सा क्लाउड के हैंड्स ऑन भी देख लेंगे एक बारी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्राइवेट क्लाउड। सो थोड़ा सा आप लोगों को टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही होगी खुद ही कि होता क्या है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज बेसिकली फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ओनली, मतलब कि मान लो मेरी कोई ऐसी वेबसाइट है कि मैं बहुत सारे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करा रहा हूँ, तो होगा क्या कि मैं क्लाउड वेंडर के, और जब मैं कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करा रहा हूँ, तो मैं कस्टमर से भी थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, ये ऑब्वियस है ना। तो मैं ऊपर भी ज्यादा चार्ज पे कर सकता हूँ सर्विसेज के लिए, सर्विसेज को यूज करने के लिए। तो मैं क्लाउड वेंडर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर प्राइवेट क्लाउड चाहिए, तो मेरे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है, ऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस कर सकते हैं। और ऑथोराइज्ड यूजर्स कौन होंगे, मैं होऊंगा, मेरी कंपनी के लोग होंगे, वो सब ऑथोराइज्ड होंगे, या जिनको हमने ऑथोराइज करा होगा, ठीक है, वो सब ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जितना भी डेटा है वो एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बंद है, तो उसको थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर पा रही, सो इट हैज अ बेटर सिक्योरिटी, इट हैज अ इनहैंस सिक्योरिटी। और साथ में और ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ाने के लिए ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गए, आपके फिंगर कंट्रोल हो गया या फेस कंट्रोल हो गया, इस टाइप से बहुत चीजें यूज होने लगी हैं to authenticate the users, so that only authorized users can access to the resources, can access to the data, ठीक है। सो ये आपका प्राइवेट क्लाउड है। एडवांटेज हो गया कि हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क कम है, सिक्योरिटी कंसर्न सारे कम है, सिक्योरिटी के लिए ही प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं बेसिकली, या फिर ऐसी कंपनी जिनके पास एक अच्छी टर्नओवर है, तो वो चाहते हैं कि हाँ हमारा डेटा कहीं बाहर लीक ना हो, या फिर हमें अपना एक प्राइवेट क्लाउड चाहिए, तो वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि हाई कॉस्ट है, बट होता क्या है कि जो भी कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करा रहे हैं, वो उनसे हाई ही चार्ज करते हैं, तो वो पीछे ऊपर जाके सर्विसेज को यूज करने के लिए एक गुड अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज प्राइवेट क्लाउड, एंड द लीडिंग प्राइवेट क्लाउड कंपनीज VMware, सबसे बढ़िया प्राइवेट क्लाउड जो प्रोवाइड करता है आजकल जो लीडिंग है वो VMware है प्राइवेट क्लाउड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड का मतलब भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब पब्लिक भी है इसमें और प्राइवेट भी है, मतलब जो भी क्रिटिकल काम है, जो भी कॉन्फिडेंशियल वाले काम है, वो तो करेंगे प्राइवेट क्लाउड में, और जो भी नॉन कॉन्फिडेंशियल है, मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर ले, वो होता है पब्लिक में। कैन एनीबडी गिव मी एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप सब लोग यूज कर रहे हो, तो बता सकते हो हाइब्रिड क्लाउड कहाँ यूज हो रहा होगा? प्लीज टेल मी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो आप लोग यूज कर रहे हो, जिसमें कुछ सर्विसेज पब्लिकली अवेलेबल है और कुछ सर्विसेज प्राइवेटली वो लोग कर रहे हैं, तो मेरे को आप लोग बता सकते हो? नहीं देखो, AWS ना हर कोई यूज नहीं कर रहा, AWS आप लोग में से हर कोई यूज नहीं कर रहा होगा ना इस टाइम, एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है। अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से देखो, मैं किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली, हाँ दिस इज राइट, दैट इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज करेक्ट। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बैंकिंग एप्लीकेशन, है ना। देखो होता क्या है, बैंकिंग एप्लीकेशन में एक आपको यूजर इंटरफेस मिल रहा है जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट ट्रांजैक्शन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे कनेक्ट हो रही है, वो आपको नहीं कनेक्ट, वो आपको नहीं पता, वो सिर्फ किसे पता है, बैंक के ऑथराइज यूजर्स को पता है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट होते हैं आपस में एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। सो वो काम प्राइवेटली होता है, और जो आपको यूजर इंटरफेस मिल रहा है वो होता है पब्लिकली बेसिकली।
है ना, जो आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो या जो भी आपको बैंकिंग एप्लीकेशन है आपकी जो उसमें कर पा रहे हो वो सब आपको मिलता है पब्लिकली। सो यही हाइब्रिड क्लाउड का काम है। इट इज लेस expensive as compared to private cloud but it is complex as compared to private cloud। मतलब क्यों कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों मॉडल्स आ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग मैनेज करवाना पड़ता है, तो उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है बेसिकली, है ना। बाकी मैनेज आपको सब कुछ वही करके देगा क्लाउड वेंडर, आप उसको उसके हाथ में है। और प्राइवेट क्लाउड में एक चीज और थी, सॉरी आई फॉरगॉट, कि प्राइवेट क्लाउड को आपका क्लाउड वेंडर भी मैनेज कर सकता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो हायर कर रखा है वो भी मैनेज कर सकती है। मतलब मेरी कोई वेबसाइट है, मैं बोल दूंगा कि मेरे को क्लाउड प्लेटफॉर्म तुम प्रोवाइड कर दो, मेरे पास लेबर है, आईटी लेबर है, मैं उससे अपने आप मैनेज करवा लूंगा। तो वो मेरे को डेटा सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे कि तुम्हें ये चीजें हैं और मैं उनसे मैनेज करवा लूंगा, ठीक है। सो आई होप ऑल द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आर आल्सो क्लियर। सिद्धार्थ तिवारी, और आंसर वाज राइट। ब्लैक बोर्ड, इट वाज अ नाइस आंसर कि हमें पब्लिकली कुछ और यूजर इंटरफेस मिल रहा है और टीचर्स को कुछ और मिल रहा है। सो पब्लिकली जो अवेलेबल है बेसिकली हमारे लिए, जैसे यूपीएस ब्लैक बोर्ड है या आपका कोई भी कॉलेज है, ब्लैक बोर्ड एक ऐप है जिससे हम कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन एरा में, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। तो एक यूजर इंटरफेस पूरे कॉलेज को दिया हुआ है स्टूडेंट्स को कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, और टीचर्स के लिए कुछ अलग है कि वो हमें मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो प्राइवेटली हो रहा है बेसिकली। So are all the deployment models and service model clear? Okay, great response। देखो सबको समझ आ रहा है ना, सिर्फ ऐसे यस मत लिखना, अगर कुछ ना आ रहा हो तो बता दो। और सर्विस मॉडल देन ईच डिप्लॉय पर नहीं 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 देखो, अच्छा आप पूछ रहे हो कि डिप्लॉयमेंट मॉडल जितने भी हैं, मतलब पब्लिक में सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं। हाँ, पब्लिक में सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे कि AWS का आपका पब्लिक अवेलेबल है, उसमें उन्होंने हर टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, बट प्राइवेट क्लाउड में हर टाइप की सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कोई हर डिप्लॉयमेंट मॉडल में सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराए, ठीक है। मेनली सब कराते हैं क्योंकि तभी उनका क्लाउड एक स्टैंड करेगा मार्केट से अलग। अगर उनकी ज्यादा स्केलेबल नहीं होगा या फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो क्यों ही मार्केट में स्टैंड करेगा अलग। तो सब provide करते हैं, बट ऐसा भी है कि कुछ लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये मैंडेटरी रूल नहीं है कोई। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद द टॉपिक। सो बेसिकली यहीं तक था क्लाउड कंप्यूटिंग। एक चीज आगे आती है, देखो जब टेक्नोलॉजी कोई है तो कोई ना कोई तो इसकी ड्रॉबैक या कोई ना कोई फ्लॉ तो होगा ही। सो एक बहुत मेजर फ्लॉ है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो अभी हम लोग फेस नहीं कर रहे, बट अगर हम एज अ बिजनेस मॉडल देखेंगे आगे जाके तो हम लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ेगी अगर ये ठीक नहीं हुई। होता क्या है, इस प्रॉब्लम का नाम है वेंडर लॉक इन प्रॉब्लम। एग्जाम में आती है, क्लाउड के एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम दिया है मतलब मेनली जिसमें प्रॉब्लम ना पूछी जाए थ्योरी पार्ट में, घुमा फिरा के नाम इसके कुछ ना कुछ अलग दे देंगे लेकिन आता ये है कंसेप्ट, ठीक है। होता क्या है देखो, बेसिकली मैं अपने बिजनेस के लिए एज्योर यूज कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या हो उसमें कि मेरे को एज्योर की कुछ सर्विस अच्छी नहीं लग रही या मेरे को कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मेरे को AWS बेटर लग रहा है, मैंने ये मान लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो डेटा है अपनी कंपनी का, वो मैं सारा AWS के ऊपर शिफ्ट कर दूँ। बट जितना ये बोलने में आसान है उतना होता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जब आप अपना डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट करोगे पूरा डेटा, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट कौन करके देगा, सबसे बड़ी बात। इतना ह्यूज अमाउंट डेटा आपने स्टोर करा रखा है, उसको एक्सट्रैक्ट करना वो एक बिग डील है, ठीक है। अब आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो एज्योर ने आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर कर रखा था वो कुछ और हो सकता है, और AWS किस फॉर्मेट में डेटा लेगा वो कुछ और हो सकता है ना। और मेनली यही होता है, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग होंगे, तो अब आपको इतने बड़े डेटा को पूरा का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और बहुत टाइम टेकिंग, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है कि इतने बड़े डेटा का हम फॉर्मेट चेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जब आप डेटा उठाते हो कहीं से और उसको देखो, जब आप डेटा
आपने डेटा AWS से उठाया या Azure से उठाया, तो आप उसको अपने पास स्टोर कराओगे। आपके पास अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि आप उसको कहीं भी स्टोर करा लोगे, कोई आपके पास वर्चुअलाइजेशन नहीं है। आप स्टोरेज डिवाइसेस में ही स्टोर कराओगे। अब आपका डेटा बेसिकली एक नेटवर्क में पब्लिकली अवेलेबल हो गया। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो पब्लिकली अवेलेबल है ना। हैकर्स के पास ये चांस होता है कि वो उसमें अनऑथराइज तरीके से आपके डेटा को एक्सेस कर सकें। तो उससे होगा कि आपकी कंपनी का डेटा लीक होगा एंड दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये सब आपको पता ही है कि जब फेसबुक का डेटा कोई लीक होता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये मेजर रिस्क है क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर। वेंडर लॉगिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है, हर एक मतलब बिजनेस फेस करता है कि अगर उसको शिफ्ट करना तो लोग शिफ्ट ही नहीं कर पाते। बेसिकली होता ही है कि बहुत एक्सपेंसिव है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट चीज क्या होती है कि मान लो आप बहुत टाइम से AWS यूज कर रहे हो, तो आपकी जो पूरी बेसिकली लेबर है ना, वो AWS में ट्रेन हो गई है। अब Azure की जो सर्विसेज हैं वो अलग नाम से होंगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगी, तो उनको उस पर ट्रेन कराना पड़ेगा। सो उसके लिए भी टाइम जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो क्लियर हो गया सबको। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सारे सर्विस मॉडल्स पढ़े, सारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पढ़े, और उसके बाद जो सिक्योरिटी रिस्क है वो पढ़ा, दैट इज वेंडर लॉगिन प्रॉब्लम। सो आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हो गया हो इतना। थ्योरी क्लियर हो गई तो थोड़ा सा फिर हैंड्स ऑन देखेंगे अब। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे सेशन को, क्योंकि बहुत देर थ्योरी चल रही है। ठीक है, ओके। सो देखो, एट लास्ट अगर आपको क्लाउड जर्नी कोई भी शुरू करनी है, सार्थक सिंह, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स और यू वांट टू स्पीक अप एनीथिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप लोगों को क्लाउड जर्नी स्टार्ट करनी है कि आपको क्लाउड एक्सप्लोर करना है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप तीन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो अलग हैं, जो मेजर हैं बेसिकली इस टाइम, AWS, Azure एंड GCP, दैट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उन तीनों में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। आप AWS या Azure में सेलेक्ट करो कोई भी एक। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो, उसकी सर्विसेज के बारे में पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, हर जगह मिल जाएगा AWS और Azure के आपको लर्निंग पाथ्स बहुत अवेलेबल है। उसके बाद जब आप एक्सप्लोर कर लो उसको थोड़ा सा, उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि क्लाउड जो बेसिक कंसेप्ट है यही रहेगा हर जगह। क्लाउड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर जगह यही रहेगा। तो जब आपने उसकी सर्विसेज एक्सप्लोर कर ली, मान लो आप AWS पे गए, आपने उसकी सर्विसेज सारी एक्सप्लोर कर ली कि क्या क्या होती है उनके बारे में पढ़ा, एक सर्विस को प्रैक्टिकल करो। आप लोग AWS पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी एनी यूट्यूब वीडियो कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री टायर अकाउंट ऑन AWS। एक साल के लिए फ्री अकाउंट मिलता है। क्रेडिट कार्ड्स डिटेल उसमें आपको प्रोवाइड करनी होती है, कुछ मिनिमल चार्जेस कटते हैं, वो इतना कोई नेग्लिजिबल है, इतना कुछ नहीं होता। और एक साल के बाद आपको मेल आता है कि आपको सर्विसेज कंटिन्यू करनी है या आपको रिवोक करनी है, आप उसका रिवोक कर सकते हो। ठीक है, आपकी पेमेंट कुछ भी है ना, आपको कोई पैसे नहीं कटते। इस चीज को पूरा क्लियर कर लेना एक बार यूट्यूब पे देख के। और उसके बाद AWS की सर्विसेज को आप, जो भी है सर्विसेज उनमें EC2 वगैरह क्रिएट करो, इंस्टेंसेस क्रिएट करो, बहुत चीजें होती हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेशंस पे करो। जैसे अगर आप AWS करते हो तो क्लाउड प्रैक्टिशनर हो गया, ग्रेजुएट हो गया, इस टाइप के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडेड है जो प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत काम आती हैं, तो उनको करो कोई। और अगर आप एज्योर पे जाते हो तो पहली बेसिक जो है वो है AZ900, तो वो आप कर सकते हो। उसके पास उसके जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं इस पे गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, बहुत सारे लर्निंग पाथ्स वगैरह अवेलेबल है। पे करना पड़ता है इन चीजों के लिए। AWS की जो सर्टिफिकेशन है वो तो पेड है एज्योर की, बट उसके कूपन के कुछ तरीके हैं, फ्री हो सकती है वो, मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, बेसिकली तो कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म उठा लो, दोनों में से AWS या Azure, और उसके बारे में पढ़ना चालू कर दो। अगर क्लाउड की जर्नी थोड़ी सी आपको बनानी है अपनी, तो अच्छा रहेगा काफी। मैं Azure यूज करता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपको Azure की सर्टिफिकेशन फ्री में करनी है तो उसका एक तरीका है, दैट आई विल बी शोइंग टू यू। कर क्या सकते हो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल?
ओके, सो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एक पेज है वर्चुअल ट्रेनिंग्स के नाम से, हो सकता है किसी कोई चीज पता भी हो, कोई नई चीज नहीं है, तो यहाँ पे जाके इन लोगों ने कुछ टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई हैं। नेट स्लो हो गया यार। ठीक है, देखो जैसे ये वाली है, जैसे एज्योर है, तो एज्योर के जो भी चीजें माइक्रोसॉफ्ट में एज्योर में अवेलेबल हैं एज्योर के अंदर, अभी ये बहुत सारी इसमें से हट गई है मतलब इस टाइम अवेलेबल नहीं है। जो बेसिक होती है वो होती है एज्योर फंडामेंटल्स के नाम से, जैसे ये एआई फंडामेंटल्स है, ऐसी एज्योर फंडामेंटल के नाम से एक सेशन होता है, 2 दिन का सेशन होता है, उसको अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट करके उसको आप रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 दिन सेशन चलेगा, मतलब 1 घंटे। उसके बाद जब आप उसमें अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए, मतलब उसको पूरा सुनना है आराम से बैठ के, लीव भी मत करना बीच में। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट, आपकी जो ईमेल होगी, आपकी जो ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, उस पे आपको कूपन आता है बेसिकली, आपको फ्री कूपन मिल जाते हैं। वैसे जो AZ900 की कॉस्ट है वो 3600 है, बट आपको फ्री में आप कर सकते हो इन जितने भी एग्जाम्स हैं, आप फ्री में कर सकते हो। उसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अगर हम रजिस्टर करते हैं इसके लिए, एआई फंडामेंटल्स के लिए, इवेंट इज फुल, ओके, ज्यादातर इवेंट्स फुल हो जाता है क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत लोग करने लगे हैं जब से ये चीज थोड़ी सी मतलब पता चली है ना लोगों को, तो बहुत लोग इस चीज को करने लगे हैं। ये देखो, टेक द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम एट नो कॉस्ट। इसके बाद कूपन आता है बेसिकली, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो, यूट्यूब पे पूरी वीडियोस अवेलेबल है, वो देख सकते हो कि कैसे फ्री रजिस्टर करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, इसकी वजह से आपको एज्योर की सर्टिफिकेशन आप फ्री में कर सकते हो, बट पढ़ना जरूरी है उसके लिए। डम्स के ऊपर मत करना, उससे कोई फायदा नहीं है डम्स के साथ। तो ठीक है, और कोई डाउट? स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस पर जाके देख सकते हो। एक सेकेंड, लेट मी गेट द लिंक। यशराज फॉर यू, इस सीधे वेबसाइट पे आप जाके ट्रेनिंग रजिस्टर कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम जोन अलग होता है इनका, तो कभी सुबह 4-5 बजे की कर लो और ना कर पाओ, तो टाइम जोन देख लेना एक बार अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और कोई भी कभी भी जरूरत हो क्लाउड प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ भी सीखना हो क्लाउड में, तो कभी भी मतलब ग्रुप पे या किसी भी मेंटर को अगर आप मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम। और फर्दर अगर फीडबैक अच्छा रहा तो दैट कैन इम्प्रूव अस, फीडबैक हमें इम्प्रूव करता है, तो और भी किसी पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, एज्योर के ऊपर हम लोग सेशन भी रख सकते हैं या AWS के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, so I hope this session was good and you have gained some knowledge from this session. Please provide your valuable feedback to the, there will be a form shared to you that help us to improve. Okay, thank you, thanks a lot. अगर किसी को कोई डाउट है तो you can speak up, your mic will be unmuted. Okay, let me unmute your mic also. किसी को कुछ पूछना भी है तो माइक ओपन करके, I have allowed the mic to all the attendees. किसी को कुछ पूछना है तो माइक ओपन करके आराम से बोल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बेसिकली देखो मैं एज्योर के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरे को AWS उतना डिटेल में नहीं पता, बट हाँ आई विल ट्राई, एंड अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई ना कोई सेशन हम लोग AWS के ऊपर रख सकते हैं आराम से। बहुत लोग हैं, कोई हम मेंटर बुला लेंगे, Amazon से किसी मेंटर को हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे रीच में अगर हुआ। ठीक है, सो वी विल ट्राई दीपांशी आवर बेस्ट।